नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं अस्तित्व में हैं या जो चीज़ें अस्तित्व में हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई विशेषता होती है, पहचान होती है, उनकी विलक्षणता होती है, उनका कुछ लक्षण होता है, उनमें कुछ गुण अवगुण होते हैं। अगर हम सिंधु सभ्यता के पतन के विषय में चर्चा करें तो सबसे पहले यह जानना होगा कि पतन है क्या। तो हमने बताया कि जैसे कि विश्व में या संसार में जो चीज़ें हमें अस्तित्व में दिखाई देती हैं उनके गुण अवगुण भी उसमें शामिल है। तो गुणों का ही जो है ह्रास पतन है। जो किसी भी वस्तु या जो भी हैं उनका ह्रास ही पतन है। और अगर हम देखें सिंधु सभ्यता के कुछ आधारभूत तत्व थे जिसने सिंधु नगरीकरण में योगदान दिया था। इसमें अगर हम देखें तो लेखन कला है, मानक वाट माप है, ईंटों की संरचना जो पक्की ईंटों की संरचना है, उसके बाद गुलाबी लाल जो रंग के मृदभांड उन पर काले रंग का चित्रांकन किया गया है। दुर्ग नगर और स्तरीय नगरों के बीच अंतर है। उसके बाद अगर देखें तो नगर और ग्रामीणों के बीच में संपर्क और व्यापार के जो इनका आंतरिक और बाह्य व्यापार था उसमें स्थापित संतुलन जो सूक्ष्म संतुलन था, ये कारक कहीं ना कहीं जो है सिंधु सभ्यता के नगरीकरण में योगदान दिए थे। अगर एक इतिहासकार हैं या विद्वान हैं, लेखक हैं, डॉक्टर जय नारायण पांडे महोदय, डॉक्टर जय नारायण पांडे ने कहा कि अगर यही जो आधारभूत तत्व सिंधु सभ्यता में जो भी हमने आपको गिनाए हैं, उन्होंने कहा कि अगर यही आधारभूत तत्व की शैलीगत एक रूपता नष्ट हो जाए और उसमें विविधता आ जाए, से नगरीय संरचना अनियोजित हो जाए, जैसे नए मकानों के निर्माण में पुरानी मकानों के ईंटों का प्रयोग, लेखन कला समाप्त हो जाए, मानक वाट का प्रचलन समाप्त हो जाए, दुर्ग नगर और जो स्तरीय नगर हैं उनके बीच में अंतर काफ़ी बढ़ जाए और व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो यही जो है पतन है। और इन्हीं कारकों ने जो है, इन्हीं कारकों का जो आधारभूत तत्व थे, इन्हीं में पतन या प्रशासनिक शिथिलता, इसी में जो है पतन जो हुआ या जो तत्वों में जो विशेषता थी उनका हनन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सिंधु सभ्यता की पतन को दर्शाता है। अब हम बात करें सिंधु सभ्यता के पतन में प्रचलित मतों की, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे जो है बाह्य आक्रमण। तो देखते हैं, आप लोग कुछ नोट भी कर लीजिए। टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता का पतन और पतन में प्रचलित मत कि प्रचलन में जो प्रचलित मत हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण की सबसे पहले संकल्पना आर.पी. चंद्रा और गार्डन चाइल्ड महोदय ने दी। राम प्रसाद चंद्रा और गार्डन चाइल्ड महोदय ने बाह्य आक्रमण की संकल्पना को बताया। इसके साथ ही मैके, व्हीलर और पिगट महोदय ने भी सिंधु सभ्यता के पतन में बाह्य जो है आक्रमण को जिम्मेदार ठहराया और इसमें इस मत के सबसे प्रबल समर्थक व्हीलर महोदय थे।
इस वर्ग के विद्वानों ने कहा कि जो है इस सभ्यता का अंत 1500 ईस्वी के आसपास अचानक आर्यों के आक्रमण के द्वारा हुआ और इसके लिए उन्होंने इंद्र को दोषी ठहराया। मार्टिमर हुलर ने कहा कि जो है इन आर्यों के जो युद्ध देवता इंद्र थे, जिन्हें वो पुरंदर अर्थात दुर्गों या किलों को तोड़ने वाला, उन्होंने कहा कि वही इस सभ्यता के जो है पतन के जिम्मेदार थे। और उन्होंने मोहनजोदाड़ो से प्राप्त 42 नरकंकालों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया, अपने विचार को प्रबल करने का प्रयास किया कि जो है इस सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण हुआ। लेकिन सबसे पहले इस मत का अगर हम खंडन की बात करें तो पी.बी. काणे महोदय ने 1955 में इस मत का खंडन किया। उसके बाद देल्स महोदय ने भी इस मत के खंडन के प्रबल जो है इतिहासकार या विद्वान निकले कि इन्होंने प्रबल उसका खंडन किया। तो जॉर्ज एफ देल्स महोदय जी ने 1964 में बाह्य आक्रमण की अवधारणा को खारिज किया। के.यू.आर. केनेडी महोदय ने भी बाह्य आक्रमण को खंडन किया और अध्ययन में इन्होंने बताया कि जो ये कंकालों की बात कर रहे हैं कि जो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मानव कंकाल वहाँ मिले हैं उसमें सिर्फ एक मानव कंकाल पे जो चोट के निशान है और वो भी अंशतः भर गए हैं। और इन्होंने कहा कि इस प्रकार जो है उस मानव कंकाल की मृत्यु और चोट लगने में दोनों में एक लंबा समय अंतराल है। इस आधार पर इन्होंने बाह्य आक्रमण की संकल्पना को खारिज किया। तो थोड़ा आप लोग लिखते चलिए। तो बाह्य आक्रमण का सबसे पहले विचार राम प्रसाद चंद्रा और गार्डन चाइल्ड महोदय ने दिया और मैके व्हीलर और पिगट महोदय इस सब विचारधारा का समर्थन किया, जिसमें से व्हीलर महोदय इस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे और व्हीलर महोदय ने इस सभ्यता के पतन में आर्यों के देवता इंद्र को दोषी ठहराया, जिसको इन्होंने पुरंदर या अर्थात पुरंदर जिसको किलों या दुर्गों को तोड़ने वाला कहा है, दुर्गों को तोड़ने वाला कहा और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त 42 नरकंकालों के आधार पर अपने मत का समर्थन किया है। अच्छा तो मैंने बताया, अब हम लोग इस मत का खंडन कर रहे हैं। किन किन विद्वानों ने इस मत का खंडन किया? तो सबसे पहले 1955 में पी.बी. काणे महोदय ने सबसे पहले जो है बाह्य आक्रमण की संकल्पना को गलत ठहराया या इसका खंडन किया। उसके बाद इस विचारधारा के जो है जॉर्ज एफ देल्स ने इस अवधारणा को विधिवत चुनौती दी 1964 में। बाह्य आक्रमण की अवधारणा को 1964 में जॉर्ज एफ देल्स ने विधिवत चुनौती दी। उसके बाद मैंने बताया के.यू.आर. केनेडी ने कहा कि जो
हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से जो कंकाल मिले हैं उनमें केवल एक मानव कंकाल पर जो है चोट के निशान हैं और वो भी अंशतः भर गए थे। और इस प्रकार कहा कि चोट लगने के समय में और मृत्यु के समय में एक लंबे समय का अंतराल था। तो इस आधार पर कैनेडी महोदय ने इनकी ये अवधारणा को खारिज किया। अब आर.एस. शर्मा और प्रोफेसर मीडो, नेक्स्ट विद्वान जो है आर.एस. शर्मा और प्रोफेसर मीडो, इन्होंने कहा कि जो है सिंधु सभ्यता के लोगों के बीच और आर्यों को लोगों के बीच कभी संपर्क ही स्थापित नहीं हुआ तो आक्रमण कहाँ से होगा। जब इन दोनों सभ्यताओं के लोगों के बीच कभी संपर्क नहीं हुआ तो आक्रमण जैसी बात कभी सामने ही नहीं आएगी। और इन्होंने कहा कि अगर आक्रमण हुआ तो मोहनजोदाड़ो में है क्यों हुआ, अन्य स्थल थे वहाँ भी जो है आक्रमण हुआ, वहीं मोहनजोदाड़ो के ही लोग क्यों मरे। और दूसरे, जब मोहनजोदाड़ो में आक्रमण हुआ तो मोहनजोदाड़ो के लोग ही मरे और वहाँ के जो है कवचधारी सैनिकों के भी शव हमको नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाई अगर आक्रमण हुआ तो वो भी तो एकाध लोगों को मारे होते। तो ये भी विचारधारा जो है वर्तमान समय में बाह्य आक्रमण वाली विचारधारा पूर्णतया मिथक साबित हो चुकी है। तो आर.एस. शर्मा और प्रोफेसर मीडो महोदय ने किस आधार पर इसका खंडन किया कि हड़प्पा और आर्यों के बीच, हड़प्पा के लोगों और ऐसा लिख लीजिए, हड़प्पा के लोगों और आर्यों के बीच कभी संपर्क ही स्थापित नहीं हुआ तो बाह्य आक्रमण की कोई बात ही नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा जब आक्रमण हुआ तो मोहनजोदाड़ो में ही क्यों लोग जो है ये आक्रमण, मोहनजोदाड़ो में के ही लोग क्यों मरे, इस आक्रमण में मोहनजोदाड़ो के लोग ही क्यों मरे, अन्य कवचधारी सैनिकों की मृत्यु क्यों नहीं हुई। इस आधार पे इस जो है अवधारणा को, बाह्य आक्रमण की अवधारणा को वर्तमान समय में मिथक साबित कर दिया गया है। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रचलित मत है बाढ़। तो दूसरा मत जो है वो है बाढ़ की, सिंधु सभ्यता के पतन में बाढ़ एक उत्तरदायी कारक था। तो जो है जॉन मार्शल, मैके और एस.आर. राव महोदय ने क्रमशः मोहनजोदाड़ो, चाहुदड़ो और लोथल, जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो, मैके महोदय ने चाहुदड़ो और एस.आर. राव महोदय ने लोथल, इन्होंने कहा कि जो है इन नगरों का जो है पतन बाढ़ के कारण हुआ और मोहनजोदाड़ो जैसा नगर जो है 7 बार जो है बसा और उजड़ा और वहाँ से खुदाई में 7 स्तरों की प्राप्ति हुई है। तो इन वर्ग के विद्वानों का यह मानना था कि सिंधु सभ्यता का पतन
बाढ़ के कारण हुआ। लेकिन अगर हम इस विचारधारा का खंडन करें तो ये तो सही है कि सिंधु सभ्यता के पतन में बाढ़ एक प्रभावकारी कारक तो था, लेकिन एकमात्र कारक था ऐसा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। यह मत कुछ बातों से खंडित हो जाता है। जैसे मान लो मोहनजोदाड़ो नदी के किनारे था, इसका जो है पतन हुआ बाढ़ के कारण, तो हम उन नगरों की पतन की व्याख्या कैसे करेंगे जो नदियों के किनारे स्थित ही नहीं थे। तो इस आधार पर इस मत का हम खंडन कर देते हैं। और दूसरा, जब मोहनजोदाड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा तो 8वीं बार क्यों नहीं? इससे पहले कि वहाँ के लोगों ने बाढ़ पे जो है अपना बाढ़ से निपटने का प्रयास कर लिए, तो 8वीं बार क्यों नहीं कर सके? तो इस आधार पे यह मत भी खंडित हो जाता है। अब लिखिए लिए, इसको भी लिख लीजिए। तो जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके महोदय ने चाहूदड़ो और एस.आर. राव महोदय ने लोथल बताया कि इन नगरों का पतन बाढ़ के कारण हुआ और मोहनजोदाड़ो 7 बार बसा। और इस मत का अगर हम खंडन करें तो हमने बताया कि हम उन नगरों के पतन की व्याख्या कैसे करेंगे जो नदियों के किनारे स्थित ही नहीं थे। दूसरा, जब मोहनजोदड़ो 7 बार बसा उजड़ा तो 8वीं बार क्यों नहीं? 8वीं बार जब वहाँ बाढ़ आई होगी तो 8वीं बार क्यों नहीं जो है ये बसा? क्या कारण था कि जो है इससे पहले वहाँ के लोगों ने जो है बाढ़ पे काबू पा लिया, लेकिन उसके बाद जो बाढ़ आई वहाँ पे काबू क्यों नहीं पाए? तो इस आधार पे ये मत भी खंडित हो गया। अब हम लोग पतन से संबंधित अन्य मत पे भी चर्चा कर लें। ये तो प्रचलित मत था, तो अब देखते हैं कि अन्य विद्वानों के समूह ने या अन्य विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन में और कौन कौन से कारण बताए हैं और वो कारण इस सभ्यता के पतन में कितने उत्तरदायी हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पतन से संबंधित हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित अन्य मत। इसमें मतलब विद्वानों ने क्या क्या या इतिहासकारों ने क्या क्या मदद। तो सबसे पहले अगर हम कैनेडी महोदय को लें तो कैनेडी महोदय ने कहा कि इनको मोहनजोदाड़ो से मलेरिया रोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इन्होंने कहा कि जो है सिंधु सभ्यता का पतन मलेरिया जैसे रोग से हुआ। उनको कालीबंगा से एक लकवाग्रस्त बालक का शव मिला, जिसके आधार पर कहा कि किसी महामारी का प्रकोप था। उसके बाद अगर हम बात करें टी.एच. लेम्बरिक, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स महोदय ने, तो इन्होंने कहा कि रावी और सरस्वती नदियों के मार्ग में आए परिवर्तन जो है इस सभ्यता के पतन का कारण रहा। उसके बाद अगर हम बात करें मैके और आर.एल. स्टाइन ने, तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया। हालांकि जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत सबसे पहले आर.एल. स्टाइन महोदय ने ही दिया था। उसके बाद एम.आर. साहनी एवं राइक्स ने भूतात्विक परिवर्तन एवं जल उत्प्लावन को इस सभ्यता के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद बी.बी. लाल महोदय ने अपनी पुस्तक द सरस्वती ऑन फ्लोज में जो है जलवायु परिवर्तन और व्यापार में गिरावट को इस सभ्यता के पतन का कारण बताया। तो हम देख लेते हैं इसमें कैनेडी ने
कैनेडी ने मलेरिया जैसी रोग को इसका जिम्मेदार ठहराया, या मलेरिया जैसी महामारी को, क्योंकि मोहनजोदाड़ो से मलेरिया रोग के साक्ष्य हमको मिलते हैं। उसके बाद मैंने बताया T.H. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स और जॉर्ज F. डेल्स महोदय ने रावी और सरस्वती नदियों के मार्ग में परिवर्तन। उसके बाद अगर हम देखें तो मैके और R.L. स्टाइन ने बताया जलवायु परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का कारण था। उसके बाद M.R. साहनी और राइक्स महोदय, इन्होंने भूतात्विक परिवर्तन और जलपलावन को कारण बताया। उसके बाद बीबी लाल महोदय ने अपनी पुस्तक द सरस्वती ऑन फ्लोज, इनकी पुस्तक ये है द सरस्वती ऑन फ्लोज में इन्होंने जलवायु परिवर्तन और बाह्य व्यापार में पतन को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन और व्यापार में पतन को बीबीलाल महोदय ने इस सभ्यता के पतन का कारण बताया। आप लोग इसको नोट करते चलिए। अब नेक्स्ट विद्वान जो हैं वो हैं M. दमित्रिएव, जो ये रूसी विद्वान हैं। M. दमित्रिएव ने भौतिक रासायनिक विस्फोट को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया और कहा कि महाभारत में ऐसे विस्फोट के हमको संकेत मिलते हैं जो मोहनजोदाड़ो के समीप हुआ था। W.F. अल्ब्राइट, इन्होंने बाह्य व्यापार में गतिरोध को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया। और श्री रत्नागर महोदय ने कहा कि जो है मेसोपोटामिया से जिनका लाजवर्द पत्थर का जो है व्यापार होता था उसका पतन हुआ, जो लाजवर्द पत्थर का व्यापार था उसमें पतन हुआ और सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। श्री रत्नागर महोदय के अकेले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता के उद्भव और पतन में व्यापार को जो है जिम्मेदार ठहराया, मेसोपोटामियाई व्यापार को। उसके बाद फेयर सर्विस ने पारिस्थितिकी असंतुलन को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया। उन्होंने कहा कि जो है मवेशियों और मनुष्यों की संख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि जो है संसाधनों पे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो इससे ये असंतुलन उत्पन्न हुआ। और M.R. मुगल ने शुष्कीकरण को कारण बताया और गुरुदेव सिंह महोदय ने 1971 में राजस्थान के झीलों का अध्ययन कर बताया कि इस सभ्यता का पतन शुष्क जलवायु के कारण हुआ। तो देख लेते हैं नेक्स्ट विद्वान M. दमित्रिएव, ये रूसी विद्वान हैं। इन्होंने भौतिक और रासायनिक विस्फोट को पतन का कारण बताया। उसके बाद W.F. अल्ब्राइट
WF अल्ब्राइट, इन्होंने विदेशी व्यापार में गिरावट, को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया। नेक्स्ट, श्रीन रत्नागर, इन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया के व्यापार से मेसोपोटामिया के व्यापार से जुड़े या से लाजवर्ड पत्थर के पतन जो है इसका सभ्यता पतन का कारण था। उसके बाद फेयर सर्विस ने कहा कि पारिस्थितिकी असंतुलन, और इस असंतुलन में बताया कि मनुष्यों और मवेशियों की जनसंख्या में वृद्धि ने इस असंतुलन को पैदा किया। उसके बाद MR मुगल, मोहम्मद रफ़ीक मुगल, इन्होंने शुष्कीकरण को बताया, और गुरदीप सिंह ने राजस्थान की झीलों का अध्ययन कर झीलों का 1971 में अध्ययन कर बताया कि इस सभ्यता का पतन शुष्क जलवायु के कारण हुआ। अब हम आगे बात करते हैं, तो इसको मिटा दें, तब हो सकता है कुछ लिखना हो तो मिटा रहेगा तब ठीक रहेगा। अब ये बात आती है कि क्या यह सिंधु सभ्यता का पतन अचानक हो गया? क्या जो इतने मत हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद एक अवधारणा और आई कि जो है क्या इस सभ्यता का पतन अचानक हो गया? तो पुरातात्विक प्रमाणों से हम देखें तो कालीबंगा और बनावली जैसे सिंधु स्थलों का पतन अचानक ही हुआ। वहीं मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा जैसे धौलावीरा जैसे अधिकांश स्थलों का, कालीबंगा और बनावली जैसे एक आध स्थल का जो है पतन अचानक हो गया। वहीं मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा जैसे अधिकांश स्थलों का पतन क्रमिक रूप से हुआ। तो इसलिए विद्वान ये कहते हैं कि जो है इस सभ्यता का पतन भी, जैसे उद्भव भी, इस सभ्यता के उद्भव का विकास भी क्रमिक रूप से हुआ, उसी प्रकार इस सभ्यता का पतन भी क्रमिक रूप से हुआ, ना कि एकाएक अचानक। तो विद्वानों ने इस सभ्यता का पतन क्रमिक रूप से ही माना है, ना कि एकाएक अचानक, क्योंकि मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा जैसे अधिकांश स्थलों का पतन जो है क्रमिक रूप से हुआ, न कि एकाएक अचानक।
अब ये भी बात आती है कि किसी संस्कृति का ह्रास, वस्तुतः किसी संस्कृति का ह्रास जो है वो किसी एक कारण से ना होकर अनेक कारणों से होता है। जैसे अगर हम इस बात को सिंधु सभ्यता में लागू करें तो कालीबंगा की जो प्राक हड़प्पाई बस्ती है उसका पतन भूकंप के कारण हुआ, और कालीबंगा की ही विकसित या परिपक्व हड़प्पाई बस्ती जो है उसका पतन सरस्वती या घग्घर नदी के सूख जाने से हुआ। तो इस प्रकार विस्तृत क्षेत्र में ये जो फैली हुई सभ्यता थी और महत्वपूर्ण नगरों वाली इस सभ्यता का अंत एक ही कारण से हुआ, ऐसा सोचना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के पतन में कोई एक कारण नहीं अपितु विभिन्न कारण या अनेकों कारण जिम्मेदार थे, जिसमें आप प्रशासनिक शिथिलता, नगरों का अनियोजित विकास, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, महामारी जैसे प्रमुख कारणों को रख सकते हैं। तो ये था सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित एक संक्षिप्त चर्चा। अब हम लोग इस पे लास्ट जो लेक्चर लेंगे वो नेक्स्ट क्लास में होगा, और वो होगा सिंधु सभ्यता की देन क्या है, या आप अन्य भाषा में अगर कहें तो सिंधु सभ्यता की निरंतरता या उत्तरजीविता या प्रासंगिकता ये कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा यही जो है, हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।